हैलोवीन मेरा सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है। इस दिन मैं जैसे चाहूं वैसे तैयार हो सकता हूं, पार्टी कर सकता हूं और कोई मुझे जज भी नहीं करेगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी हैलोवीन पार्टी है जिसमें मैं हर साल अपने एक दोस्त के घर सेलिब्रेट करता हूं। ये पार्टी हैलोवीन के दिन सूरज ढलने पर स्टार्ट होती है और सुबह होने से पहले खत्म नहीं होती। इस साल भी ऐसा ही होने वाला था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वैम्पायर की तरह ड्रेसअप हुए। हम दोनों ने ही ब्लैक और रेड कलर के ड्रेस का कॉम्बिनेशन रखा, क्योंकि साल में एक बार हमें अपने नोकीले दांतों को शो ऑफ करने का मौका मिलता है। इसलिए हमने उन पर खास ध्यान दिया ताकि हम ट्रिक और ट्रीट मांगने आए बच्चों को डरा सके। दिन ढल चुका था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पार्टी में पहुंचे। वहां हर साल की तरह आए हुए हमारे सभी दोस्त मौजूद थे। सभी अपने पसंदीदा भेष जैसे भूत पिशाच बनकर आए थे और पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। वेयरवुल्फ की होस्ट की गई इस पार्टी में सभी एक दूसरे को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। इन सब में एक चेहरा ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो इकलौता ऐसा आदमी था जो हैलोवीन के लिए तैयार होकर नहीं आया था। वो बस एक कोने में खड़ा होकर सबको एंजॉय करते ऐसे देख रहा था मानो उनकी खुशी से वो जल रहा हो। उसके कपड़े बहुत ही आम थे। उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी थी जिस पर खून के कुछ धब्बे थे और उसके ऊपर उसने एक ब्लैक ट्रेंच कोट पहना था। वो बिल्कुल एक सस्ते मैट्रिक्स एक्टर की तरह लग रहा था। मुझे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने में बहुत मजा आ रहा था, पर फिर भी उस आदमी से मेरा ध्यान नहीं हट रहा था। हमारी इस छोटी सी हैलोवीन सेलिब्रेशन में हमें कभी कोई नया चेहरा दिखाई नहीं दिया। अगर उसे किसी ने इनवाइट नहीं किया था तो उसका एक प्राइवेट पार्टी में आना बिल्कुल ठीक नहीं था। और जिस नजरों से वो सभी को देख रहा था वो मुझे और भी गलत लगने लगा। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रही थी, मैं उस आदमी के पास गया। हाय, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैसी लगी हमारी पार्टी? एकदम बकवास है, उसने फौरन ही जवाब दिया। बहुत ही बेहुदा पार्टी है, उसी तरह जिस तरह इस दुनिया की हर चीज बकवास है। बकवास होना कोई बुरी चीज नहीं है दोस्त। मैंने उसे अपने चमकते हुए नोकीले दांतों वाली एक स्माइल दी, पर वो आदमी मेरे उस जोक पर नहीं हंसा। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और पार्टी में आए कुछ लड़कियों की तरफ देखने लगा जो डीमन के भेष में आए थे और वहां डांस कर रही थी। इन स्लट्स को तो देखो, इतने कम कपड़े पहनकर अपना बदन दिखाकर ये उन लड़कों को अट्रैक्ट कर रही हैं जिन्हें ये कभी डेट नहीं करना चाहेंगी। ऐसी लड़कियों को तो नरक में सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, जो एक आम लड़के से बात भी करना पसंद नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं दिखते। उस मोमेंट मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ऐसे घटिया इंसान से बात कर रहा हूं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता क्योंकि वो उन्हें पा नहीं सकता। ओ भाई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए हैं? क्यों आएगी मुझे? उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। मैं क्यों इन लड़कियों की फीलिंग की परवाह करूं जब इन्होंने मेरी फीलिंग की नहीं की? ये सभी औरतें एक जैसी होती हैं। ये मेरे जैसे अच्छे लड़कों को तुम जैसे हैंडसम लड़कों से जलाने के लिए यूज करती हैं। शिट मैन, क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बकवास और घटिया बातें कर रहे हो? अबे ओए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्द ही तुम्हें भी नहीं पड़ेगा। उसी वक्त मैंने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना। गाड़ी की लाल और नीली लाइट्स विंडो पर पड़े। गाड़ी में बैठा पुलिसमैन घबराते हुए एक अनाउंसमेंट भी कर रहा था। सभी लोगों को ये इत्तला किया जाता है, एक शूटर इस एरिया में आया है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में ही रहिए और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए जब तक वो पकड़ा ना जाए। वो वार्निंग गूंजती रही जब तक पुलिस की गाड़ी उस सड़क से नहीं निकल गई। जब से मैं उस आदमी से मिला था, ये पहली बार था जब वो मुस्कुराया। मैंने अचानक ध्यान दिया कि इस पूरे दौरान जब मैं उस आदमी से बातें कर रहा था, उसका हाथ कोट की जेब में ही था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तुम मुझे पहचान चुके हो, है ना? उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों से बातें खत्म करके मेरे पास आई। मेरी गर्लफ्रेंड को आता देख उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी और हैलोवीन की कॉस्ट्यूम में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वो बिल्कुल वैसी लड़की लग रही थी जैसी लड़कियों से उस आदमी को नफरत थी, क्योंकि वो उस जैसे आदमी को भाव नहीं देती। हे लव, तुम्हारा ये नया। इससे पहले कि मेरी गर्लफ्रेंड अपनी बात पूरी करती,
उस आदमी ने अपने कोट से रिवॉल्वर निकालकर मेरी गर्लफ्रेंड को शूट कर दिया। गोली सर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगी और मेरी गर्लफ्रेंड जमीन पर गिर गई। वो आदमी जोर से हंसने लगा। तुम सब मारे जाओगे, उस आदमी ने कहा। सभी लोग अपना काम छोड़ उस आदमी को देखने लगे। मैं तुम सबको मार डालूंगा और दिखा दूंगा इस दुनिया को कि तुम जैसे लोग जो सबको नीचा दिखाते हैं उनका हाशिया क्या होना चाहिए। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कानों में चुभने लगी, पर वो तब चुप हुआ जब उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसके साथ हंस रहा है। ओह गॉड, तुम तो एक आतंक हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने जमीन से उठते हुए कहा। उसके माथे पर एक गहरा गड्ढा था जो गोली लगने की वजह से हुआ था, पर देखते ही देखते वो गड्ढा भर गया जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये देख वो आदमी बहुत चक्कर रह गया। उसने रिवॉल्वर मेरी तरफ की और बची हुई 5 गोलियां मेरी छाती पर डाल दी। वो गोलियां मेरी छाती पर एक खिलौने की तरह आकर लगी, पर वो इतनी मजबूत कहां कि मुझे मार गिराए। क्या वाकई? जब मैंने कहा तो मेरी फीलिंग्स आधी मजाक और आधी गुस्से भरी थी। क्या यार, ये तकरीबन 100 सालों से मेरी फेवरेट शर्ट रही है और तुमने इसे खराब कर दिया। मेरी बात सुन पार्टी में आए सभी लोग हंसने लगे। ये जानकर हमेशा अच्छा लगता है कि ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं। तुम ये सब कैसे? इससे पहले कि वो आदमी कुछ कह पाता, मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूरी तरह निचोड़ दिया, जिससे उसने वो गन पकड़ी हुई थी। उसकी हड्डियां सूखी डंडी की तरह टूट गई और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गई। वो दर्द से कराहने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, वो पीछे जा गिरा और अपना हाथ पकड़ दीवार से सट कर बैठ गया। तुम्हें क्या लगा तुम इस पेंसिल से दिखने वाली गन से मुझे मार गिराओगे? उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा खौफ देख पा रहा था। दूसरों को मार डालने की आग तो जैसे उसके अंदर से बुझ गई थी। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। अभी तो मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। हम सबको मारने के लिए तुम 6 गोलियों वाली एक छोटी सी पिस्टल लेकर आए हो। गोलियां खत्म होने के बाद तुम क्या करते? हम सबको मारने के लिए एक पिस्टल। पार्टी में आए सभी लोग हंसने लगे। मैंने पार्टी में आए सभी गेस्ट्स जैसे कि भूत पिशाच और वेयरवुल्फ की तरफ इशारा किया। तुम्हें नहीं लगता ये कॉस्ट्यूम्स कुछ ज्यादा ही असली हैं? मैंने काफी बार उस आदमी को मेरी बातों से डरा हुआ देखा, पर इस बात के खौफ ने तो मानो उसके पैरों से जमीन खींच ली। उसका वो डर से भरा चेहरा मुझे सदियों तक याद रहेगा। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही वो अपनी जगह से हिला, मैंने उसे एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा। उसका पूरा जबड़ा हिल गया और वो कराहते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि इंसान कितने नाजुक होते हैं। उसने अपने घुटनों की मदद से दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की, पर वेयरवुल्फ ने अपने हाथ से उसके घुटने को पूरी तरह कुचल दिया। मेरे ख्याल से वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था या फिर किसी की मदद के लिए रो रहा था। वो क्या कहना चाह रहा था यह बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका जबड़ा मैंने तोड़ दिया था। हैलोवीन की उस रात को हम सब ने पेट भर कर खाया। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। हैलोवीन की रात से पहले मुझे अक्सर बहुत ही अजीब सा सुपर नेचुरल सा फील होता है। मैं अलबामा के शहर में अपने डैड और छोटी बहन कैथी के साथ पला बढ़ा। एक ऐसी उम्र में जब हमें डेथ का मतलब नहीं पता था। हमारी मॉम हमें छोड़कर चली गई और तब से ही हमारे डैड ने हमें बहुत ही प्यार से बड़ा किया। मेरी बहन हमेशा से ही बहुत शांत किस्म की लड़की है और मैं हमेशा से ही बातूनी रहा हूं। अपने शांत नेचर की वजह से उसे दोस्त बनाने में मुश्किल आती थी, इसलिए जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता तो उसे अपने साथ लेकर जाता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था
इसलिए मैं हमेशा उसे अपने साथ ही रखता था। बहुत ही छोटी उम्र में मैंने ये महसूस कर लिया कि शायद उसे मुझसे ज्यादा एक मां की जरूरत है। वो आईने के सामने तैयार होती और पूछती कि वो कैसी लग रही है। वो चाहे कितने भी फनी क्यों ना लग रही हो, मैंने और डैड ने उसे हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बहन। अपनी तारीफ सुनकर वो खुशी से पागल हो जाती। हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मेरे सभी दोस्त और पड़ोस के बच्चे उसे अच्छी तरह जानते थे। कुछ बच्चे मुझे चढ़ाते थे कि मेरी बहन अजीब है और वो हमेशा मेरे साथ रहती है क्योंकि उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। मुझे आज भी याद है जब मैंने बेनी को मारा था, क्योंकि उसने ये सब बातें कैथी के सामने कही थी। कैथी उस रात बहुत रोई और उसने पहली बार कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि उनका शादी ना करने का दूसरा रीजन हम थे। उन्हें लगता था कि कोई भी सौतेली माँ हमें हमारी माँ जैसे प्यार नहीं दे सकती। मेरे डैड ने मुझे और मेरी बहन को एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी देने के लिए अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस किया है। बचपन में हमने हर इवेंट में हिस्सा लिया और सभी लोग हमें बहुत पसंद करते थे। हैलोवीन का महीना था और मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं उस समय 6 साल और कैथी 4 साल की थी। कैथी बहुत नर्वस थी क्योंकि ये उसका पहला हैलोवीन था। हमने पंपकिन पर आंख, नाक, मुंह बनाकर उसे पॉट्स साइड पर लगा दिया। डैड हमारे लिए हैलोवीन की सजावट का सारा सामान ले आए। मैं और मेरे दोस्त जिम पॉट साइड पर बैठकर लेमनेड एंजॉय कर रहे थे और सबको हैलोवीन की तैयारी कर देख खुश हो रहे थे। बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे और लोग शहर में हैलोवीन की सजावट कर रहे थे। अचानक मैंने कैथी को किसी से बात करते सुना। उसके कमरे की खिड़की वहीं थी जहां हम बैठे थे। डैड उस समय घर का सामान लेने गए हुए थे और कैथी के अलावा घर के अंदर कोई नहीं था, तो वो किससे बात कर रही थी? मैं उठा और खिड़की तक गया। कैथी, तुम किससे बात कर रही हो? जैसे ही मैंने कैथी को देखा, वो अपने बेड पर बैठी थी। उसने अपने हाथ में एक टेडी बियर को पकड़ा हुआ था और वो बंद दरवाजे को घूर रही थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जैसे मैंने उसे कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसने कहा, कोई नहीं भैया, तुम मेरे कमरे की खिड़की पर क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, डैड घर पर नहीं है, मैं और जिम पॉट साइड पर बैठे हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। वो मुस्कुराई और मैं वापस आ गया। हम डिनर कर रहे थे। डैड ने हमारे लिए स्टेक बनाया था। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उनसे हैलोवीन के कॉस्ट्यूम के बारे में बातें कर रहा था जब हमने कैथी को गुनगुनाते हुए सुना। मैंने कभी ये धुन पहले नहीं सुनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो पोर्च पर बैठी थी और अपनी गुड़िया की चोटी बनाते हुए उस धुन को ऐसे गुनगुना रही थी जैसे हम वहां हैं ही नहीं। मैंने डैड को देखा और मैं चौंक गया। उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। उन्होंने फौरन खाना बनाना छोड़ा और कैथी से पूछा, कहां से, किसने सिखाई तुम्हें यह धुन? कैथी ने हमारी तरफ देखा और कहा, कौन सी धुन? बेटा वही धुन जो तुम अभी गुनगुना रही थी। डैड ने कहा, लेकिन मैं तो कोई धुन नहीं गुनगुना रही थी पापा। उसके इस अलग बर्ताव से मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने डैड को देखा और पूछा, क्या हुआ डैड, ऐसी क्या बात है उस धुन में? डैड वापस से अपने काम में लग गए और उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा, चलो खाना खाते। हमने डिनर खत्म किया और सोने चले गए। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब कैथी के रूम से हंसने की आवाज आने पर मेरी नींद खुली। वो हंस रही थी और एक काफी अरसे के बाद मैंने उसे हंसते हुए सुना था। मैं उठा और उसके रूम की तरफ बढ़ने लगा, उसे कहने के लिए कि अब उसे सो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, उस कमरे का लैम्प शेड जोर से आकर जमीन पर गिर गया। मुझे यह समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि वो लैम्प शेड हवा में था और कैथी उसे देखकर हंस रही थी। वो क्या था? तुम क्या कर रहे हो भैया? वो हवा में कैसे था? नहीं, वो हवा में नहीं था। अचानक मैंने महसूस किया कि उसके कमरे में बहुत ठंड है।
कैथी अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, और मुझे इग्नोर कर रही थी। अगली सुबह जब मैंने डैड को इस सब के बारे में बताया तो उन्हें चिंता होने लगी। इस घटना के बाद हैलोवीन का सारा मजा खत्म हो गया, और हो भी क्यों ना, कल रात जो हुआ हम उसे भुला नहीं सकते थे। जैसे ही रात हुई सभी बच्चे हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहनकर अपने अपने घरों से बाहर आ गए। वो सब घर घर जाकर कैंडीज कलेक्ट कर रहे थे। उनके उत्साह से पूरा शहर गूंज रहा था। मैंने अपने फेवरेट बैटमैन की कॉस्ट्यूम पहनी और कैथी ने सुपरमैन की। हम घर से बाहर निकले और अपने दोस्त जिम और माइक से मिले। हमने पड़ोस के हर घर से अपने लिए कैंडी कलेक्ट कर ली थी। जिम ने कहा कि हम थोड़ा और दूर चलकर कैंडी ले सकते हैं। डैड ने मुझे कहा था कि कैथी को साथ लेकर ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन मैंने बचपने में आकर यह गलती कर दी। हम अपने घर से कुछ दूरी पर आ गए थे। यहाँ भी ज्यादा घर नहीं थे और जंगल का रास्ता भी आने वाला था। हैलोवीन की काली रात में कैथी डरने लगी। उसने कहा अब हमें वापस चलना चाहिए, पर मैंने उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ मिनट्स और चलने के बाद हम एक पुराने घर के सामने आ खड़े हुए। वो घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था, पर उस घर के आंगन में एक बड़ा सा कद्दू से बना सर रखा हुआ था और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। चलो उस घर में चलते हैं, जिम ने कहा। माइक और मैं एक सेकंड के लिए रुक गए, पर फिर हम सभी उस घर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कैथी हमारे साथ नहीं चल रही थी। वो बस पीछे खड़ी थी और बहुत ही डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए भैया, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैंने उसे वहीं सीढ़ियों पर रुकने के लिए कहा और हम तीनों उस घर की तरफ गए और उसका दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। माइक ने फ्रस्ट्रेशन में दरवाजे पर एक लात मारी और दरवाजा खुल गया। सामने एक कमरा था जिसकी सारी लाइट्स बंद थी और पूरी तरह अंधेरा था। सच बताऊं तो घर का दरवाजा खुलते हुए ही उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मेरा तो दम घुट रहा था। क्या कोई घर पर है? मैंने पूछा। हमने इंतजार किया पर कोई जवाब नहीं आया। हम सब वापस जाने लगे। जैसे ही हम सब मुड़े, अंधेरे कमरे से एक औरत की आवाज आई। हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मैं घर के अंदर कदम रखने ही वाला था कि कैथी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। नहीं भैया मत जाओ, ये वही है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो कैथी? ब्लू फेस्ड मॉमी। क्या? हम तीनों घबरा गए और हमारी बुरी तरह फट गई। माइक ने तो इंतजार तक नहीं किया और वो मुड़कर भागने लगा। जिम भी उसके पीछे भागा। मैं उस पुराने घर के दरवाजे के आगे कैथी के साथ खड़ा रह गया। अचानक उस औरत ने दोबारा कहा कैथी, इसे अंदर लेकर आओ। इस टाइम वो औरत बहुत ही गुस्से में थी। कैथी ने चिल्लाकर उसे कहा, नहीं, तुम मेरी मॉमी नहीं हो। जब हम घर पहुंचे तो कैथी डैड से गले लगे और बहुत रोए। उसने रोते हुए कहा, सॉरी डैड, मैंने आपसे झूठ बोला था। ब्लू फेस्ड मॉमी ने मुझे वो धुन सिखाई थी, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती डैड। वो आपको और हेनरी को मारना चाहती है। मैं डैड के चेहरे पर वो डर देख पा रहा था। उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, वो कैसी दिखती है? उसका चेहरा नीले रंग का है और उसकी पलकें नहीं है। वो मुझे बहुत डरावनी लगती है डैड। मैं नहीं चाहती कि वो रात को मुझे मिलने आए। उस रात हम सब कैथी के साथ उसके कमरे में ही सोए। मुझे याद है मेरे डैड आधी रात को चिल्ला रहे थे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो। वो आखिरी हैलोवीन था जब कैथी ने ब्लू फेस्ड मॉमी के बारे में बात की थी। मैं नहीं जानता कि सच में ऐसी कोई औरत थी या नहीं, पर जिसने भी उस पुराने घर से मुझे अंदर आने के लिए कहा, उसका इरादा साफ नहीं था। मैं कम उम्र में ही मां बन गई थी। मैं 24 साल की थी जब मेरा बेटा रायन पैदा हुआ और 26 साल की उम्र में मैंने अपनी बेटी जेसिका को जन्म दिया। मेरी शादी टूट गई, इसलिए मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने ध्यान दिया कि उन्हें हैलोवीन की छुट्टियां बेहद पसंद है। जैसे ही 31 अक्टूबर नजदीक आता,
उनके चेहरे खिल उठते और उनके लिए कॉस्ट्यूम बनाते वक्त मैं उनका उत्साह देख पाती थी। हर साल मैं हैलोवीन की पार्टी का आयोजन करती थी। मैं पड़ोस के सभी लोगों को उनके बच्चों के साथ आने का इनविटेशन देती। पहली पार्टी की सफलता के बाद तो जैसे ये एक परंपरा बन गई हो। पर यह सिर्फ तब तक था जब तक हमारे नए पड़ोसी एंगस डंकन नहीं आए थे। मिस्टर एंगस बहुत ही अजीब आदमी थे। सभी उन्हें ओल्ड सोल कहते थे। उन्हें पिछड़े हुए जमाने में रहना ही पसंद था। जैसे कि सभी लोग अपने लॉन के गार्डन की घास काटने के लिए नई टेक्निक वाली मोटर का इस्तेमाल करते थे, तो वही मिस्टर एंगस अपने हाथों की मदद से पूरे लॉन की घास काटते थे। हैरानी की बात तो यह है कि अगर आप उनसे बात करने जाएं, तो वो आपको कहते थे कि आप मुझे लेटर लिखकर भेजिए। मुझे याद है जब मैंने पूछा था कि मिस्टर एंगस, आप आजकल के नई टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये काफी आसान है और इससे समय भी बचता है। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, ओरिजिनल हमेशा बेहतर होता है। उस समय मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और मैंने हंसकर कहा, अब इस बात पर कोई क्या ही बहस कर सकता है। और मैं आज तक अपनी इस कही बात पर पछता रही हूं। अक्टूबर का महीना बस आने ही वाला था और मैं हर साल की तरह हैलोवीन पार्टी की तैयारियों में जुट गई। मुझे याद है मैंने सभी को ईमेल द्वारा इनवाइट भेज दिए थे। तभी मुझे मिस्टर एंगस का ख्याल आया। मिस्टर एंगस का कोई बच्चा नहीं था और मुझे लगा उन्हें पार्टी में ना बुलाना रूड होगा। उनके अजीब बिहेवियर की वजह से उनके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें पार्टी में बुलाकर सबसे मिलवा देना चाहिए। मेरे पास खत लिखने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं खुद ही उन्हें इनवाइट करने उनके घर चली गई। मैंने उनसे कहा, मिस्टर एंगस, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगी। दरअसल मैं हर साल अपने घर पर हैलोवीन की पार्टी रखती हूँ। क्या आप आना चाहेंगे? हैलोवीन का नाम सुनते ही वो बेहद चिढ़ गए और उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा, हैलोवीन? या फिर तुम्हारा मतलब था सैमहेन? मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने कहा, माफी चाहूंगी, मैं कुछ समझी नहीं। और तब उन्होंने कहा, सैमहेन, गर्मियों का अंत, जानती हो क्या? शायद तुम लोग जानते ही नहीं कि इसमें कैसे मनाया जाता है। मैं अभी भी कंफ्यूज थी, पर मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए और कहा, मिस्टर एंगस, माफी चाहूंगी, ये तो मैं बस बच्चों के लिए करती हूं। मुझे लगा शायद आप भी आना पसंद करेंगे। बच्चों का नाम सुन के उनके कान खड़े हो गए। बच्चे? वहां बच्चे भी होंगे? मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। आखिर बच्चों के नाम पर वो इतने उत्साहित क्यों हो गए? पर यह बात भूलकर मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, दरअसल ये पार्टी उन्हीं के लिए है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं आऊंगा तुम्हें यह दिखाने की हैलोवीन दरअसल मनाते कैसे हैं। और ये कहते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। घर लौटते समय मैं ये सोचती रही कि यह आदमी कितना अजीब है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि वो अजीब नहीं, बस हमसे थोड़े अलग हैं। पर उस रात में समझ पाई कि मिस्टर एंगस कितने अलग हैं। हमेशा की तरह पार्टी बहुत ही अच्छी तरह शुरू हुई। बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में खेल रहे थे। उनके पेरेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मिस्टर एंगस पार्टी शुरू होने के कुछ वक्त बाद आए। उनके हाथ में कैंडी से भरा एक डिब्बा था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उन्होंने उसे गिफ्ट रैप नहीं किया हुआ था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उनके पास गई और कहा, वेलकम मिस्टर एंगस, मुझे लगा आप अब नहीं आएंगे। जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने ये नोटिस किया कि उनका ध्यान मुझ पर नहीं था, बल्कि वो खेलते हुए बच्चों को घूर रहे थे। मुझे उस चीज से घबराहट हुई, पर मैंने फिर बात को उनका अलग व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर दिया और उनसे पूछा, ये कैंडीज है ना? उन्होंने कहा, हाँ, ये घर की बनी हुई कैंडीज हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत ही कमाल की बात है, लाइए मैं इसे टेबल पर रख दूं। और तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें खुद बच्चों को दूंगा। और फिर वो वहां से चले गए। मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो सही नहीं है। जैसे ही मैं उनके पीछे जाने लगी,
तभी एक बच्चे ने लैंप तोड़ दिया और मेरा ध्यान भटक गया। जैसे ही मैंने सफाई खत्म की और मिस्टर एंगस को देखने निकली, वो मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा, सभी बच्चे मेरे पास आए। मेरे पास सबके लिए जादुई कैंडीज हैं जो मैं अपने होम टाउन से लाया हूं। उनकी बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और उनसे कैंडी लेने के लिए उनकी तरफ भागे। सभी बच्चों ने कैंडी खाई और उन्हें मुस्कुराता देख मैं इतना तो समझ ही गई थी कि कैंडीज बहुत टेस्टी हैं। 3 मिनट के अंदर ही सभी कैंडीज खत्म हो गई। मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने मिस्टर एंगस को इनवाइट करने का फैसला लिया। पर अगले 2 मिनट बाद जो मेरी आंखों के सामने हुआ, उसे देख मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। सभी बच्चे अजीब बर्ताव करने लगे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक एक कर सभी बच्चे जमीन पर गिरने लगे। मैं तेजी से अपने बच्चों रायन और जेसिका के पास भागी और उन्हें पकड़ा। मैं बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद करो प्लीज। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को उठाकर दरवाजे की ओर भागने लगे, पर दरवाजा बंद था। सब जगह भगदड़ मच गई और इस बीच मिस्टर एंगस चिल्लाए, देखो देखो समहैन। उन्हें इस तरह देख सब चुप हो गए। मिस्टर एंगस जोर से बोलने लगे, तुम खुश रहना, क्योंकि इनके बलिदान से हम बुरे वक्त से बचे रहेंगे। हमेशा ऐसा होता आया है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। इनके बलिदान को सराहो, क्योंकि ये पुनर्जन्म लेंगे। उनके शब्द मृत्यु और बलिदान सुनकर मेरा ध्यान अपने बच्चों पर गया और मैंने देखा कि वो हिल नहीं रहे। मैंने अपने चारों ओर सभी माता पिता को देखा, वो भी मेरी तरह परेशान थे और रो रहे थे। सभी पेरेंट्स जोर जोर से रोने लगे और तभी मिस्टर एंगस फिर से बोले, रोइए मत, ये मैंने किया है। ये मैंने तुम सब के लिए किया है। मुझे करना ही पड़ा। इनका बलिदान देना जरूरी था। तुम और बच्चे पैदा कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ये सब उसने किया है, पूरा घर चिंता से भर गया और सभी सोचने लगे, घर की बनी कैंडी। ये सुनते ही सभी आदमी मिस्टर एंगस की तरफ बढ़े और उन्हें पकड़ लिया। दरवाजे तोड़ दिए गए, बहुत फोन मिलाए गए। हमारे घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन बजने लगे। पर मन ही मन में जानती थी कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोनों बच्चे ठंडे पड़ चुके थे। अगले कुछ हफ्तों तक काफी जांच और सवाल किए गए। मुझे अपनी स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया। मैंने पुलिस को वो सब बता दिया जो मैं जानती थी। जब तक सारी जांच खत्म हुई, हमें रिपोर्ट्स मिली कि मिस्टर एंगस एक सेल्टिक थे। वे उन लोगों में से थे जो सेल्टिक का प्रचार करते थे। हैलोवीन की शुरुआत समहैन से हुई। पुराने सेल्टिक्स मानते हैं कि 31 अक्टूबर को हमारी दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच एक पर्दा पतला हो जाता है। वो ये भी मानते हैं कि उस लोक से बुरी आत्माएं आ सकती हैं और उन्हें आने से रोकने के लिए जानवरों का बलिदान करना जरूरी होता है। मिस्टर एंगस ने खुद इस बात को माना है कि वो उन आत्माओं को रोकने की प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास जानवरों को इकट्ठा करने का समय नहीं था। तो उनकी मंद बुद्धि में बच्चों का बलिदान का सुझाव आया। इसलिए सभी बच्चों के शवों में भारी मात्रा में साइनाइड पाया गया, जो कि कैंडी में था। मिस्टर एंगस को उम्र कैद की सजा दी गई, पर मुझे लगा कि अभी भी हमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि उस जैसे आदमी को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए थी। मैंने अपने 7 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को दफना दिया। आज 5 साल बाद भी मेरा दुख कम नहीं हुआ है। मुझे आज भी इस बात से चुभन होती है जब कोई कहता है, ओरिजिनल हमेशा बेहतर होता है।